जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास डेली आपकी शाम को 6 बजे चलती है। इससे पहले हमने रीजनिंग के काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस की हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैं कराती हूँ रीजनिंग के सेट में, वो सब के सब क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर से लेके आती हूँ। तो इस वजह से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप विदिन 5 से 10 सेकेंड के अंदर हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है और आपको इस सीरीज का चौथा शब्द निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले इन तीन के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारा चौथा शब्द निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे तीनों वर्ड को नीचे लिख देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें इसे बिल्कुल सरसरी निगाहों से देखना है कि इसमें क्या ट्रिक यूज़ हो सकती है। तो बहुत ही इजी ट्रिक यूज हुई है, इसमें हमें कोई भी कठिन ट्रिक नहीं लगानी, बहुत ही इजी है। देखिए, अगर हम B से +1 करेंगे तो C आएगा, C से +1 करेंगे तो D आएगा और D से +1 करेंगे तो E आएगा। ठीक है, हमारा पहला अक्षर क्या आ गया, E। अगर हम I से +1 करते हैं तो J आता है, J से +1 करते हैं तो K आता है और K से +1 करेंगे तो L आएगा। ठीक है, उसके बाद N को देखते हैं। N से +1 करेंगे तो O आएगा, O से +1 करेंगे तो P आएगा और P से +1 करेंगे तो Q आएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नीचे। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया ELQ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। वैसे जैसे ही आपका पहला लेटर आता है आपको A टिक करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए इन चारों ऑप्शन में केवल A ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले E दिया हुआ है। तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, हमें पहला टिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसा दूसरा पहले से है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए, कीवी का फल के बीच में एक रिलेशन है, वही रिलेशन आपका लौकी का बताना है। कीवी क्या है, एक फल है, लौकी क्या है, एक सब्जी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन पर विचार करें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा या धारणाएं इस कथन में निहित है। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको स्टेटमेंट को 100% सही मानते हुए चलना है और अपनी धारणाओं को पढ़ते हुए आंसर देना है। हमारा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मुंबई से बेंगलुरु पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करें। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मुंबई से बेंगलुरु पहुंचना है तो किससे यात्रा करें, हवाई जहाज़ से। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यदि आपको मुंबई से बेंगलोर जाना है तो आप हवाई जहाज़ से यात्रा कर सकते हैं। वैसे ट्रेन से भी जाया जा सकता है, लेकिन हवाई जहाज़ से ज़्यादा सूटेबल होगा क्योंकि ये जल्दी पहुंचा देगा, समय की बचत होगी। तो मुंबई से बेंगलोर या बेंगलोर से मुंबई जाने के लिए यदि हम ट्रेन के बजाय हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये समय की बचत करेगा। ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, कि मुंबई से बेंगलुरु पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करें क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, हमारी समय की बचत होगी। ये हमने स्टेटमेंट को लिख लिया। अब हमारा धारणाएं क्या कहती हैं। पहली धारणा ये कह रही है कि बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हैं। बिल्कुल सही, बेंगलुरु से मुंबई या मुंबई से बेंगलुरु जाने के लिए हम हवाई जहाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किससे जुड़े हैं, हवाई सेवा से जुड़े हैं। तो पहला धारणा तो सही हो गया। दूसरी धारणा की बात करें तो दूसरी धारणा ये कह रहा है कि बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि बेंगलुरु से मुंबई जाने के लिए हवाई जहाज़ के अलावा कोई अन्य साधन नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया कि मुंबई से बेंगलुरु पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करें, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो जो धारणा 2 है वो हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल गलत है कि मुंबई से बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो इस हिसाब से हमारी जो धारणा है केवल एक सही है, दूसरी गलत है। तो हमारा आंसर क्या निकल गया है, ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार सिनागोग किससे संबंधित है। देखिए, चर्च की बात करें और ईसाइयों की बात करें, चर्च का ईसाइयों से क्या रिलेशन है दोस्तों। देखिए, जैसे हिंदुओं का पूजा घर होता है मंदिर,
हिंदुओं का पूजा घर क्या होता है? मंदिर। हिंदू मंदिर में जाके पूजा करते हैं। उसी तरीके से चर्च किसका पूजा घर होता है? ईसाइयों का। हिंदुओं का पूजा घर हो गया मंदिर और ईसाइयों का पूजा घर हो गया चर्च। उसी तरीके से सिनागोग की बात की जाए तो सिनागोग किसका पूजा घर होता है? यहूदियों का। सिनागोग यहूदियों का पूजा घर होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यहूदियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगी। यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है नंबरों की। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, एक बार आप सरसरी निगाहें से देखेंगे और आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था जब इस तरीके से सीरीज आया करें और ऐसे आए कि बढ़ते क्रम में आए, मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से फिर बड़ा, तो आपको सबसे पहले ट्रिक क्या यूज़ करनी है? आपको सबके बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है, उतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। यदि डिफरेंस वाली ट्रिक नहीं लग रही है तो आप और ट्रिक यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं इन सब के बीच का। देखिए 5 से यदि 12 जाएंगे तो +7 आएगा, 12 से 19 यहाँ भी +7, 19 से 26 यहाँ भी +7। यहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ हो रही है? +7 की ट्रिक यूज़ हो रही है। यही ट्रिक हमें आगे यूज़ करनी है। 26 से +7 करेंगे तो आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 33 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, P Q से लंबा है और R S से लंबा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P लंबा है Q से, R लंबा है S से। ठीक है, यदि S Q से लंबा है परंतु P से छोटा है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि S Q से लंबा है लेकिन P से छोटा है। हम यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। पहले क्या कह रहा था क्वेश्चन कि P किससे लंबा है? Q से लंबा है। और R किससे लंबा है? S से लंबा है। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि यदि S जो है Q से लंबा है, यानी यहाँ पर होगा S किससे लंबा है? Q से, परंतु S छोटा है P से। ठीक है, और S के ऊपर देखिए यहाँ पर R है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर होगा R। ठीक है, और क्वेश्चन आगे ये भी कह रहा है कि P किससे छोटा है? R से छोटा है। P छोटा है R से। ठीक है, इन सब में सबसे लंबा कौन है? ठीक है, देखिए सबसे छोटा हो गया Q और सबसे लंबा हो गया R। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? R। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि A 1 के बराबर है, S 19 के बराबर है और G 7 के बराबर है तो आपको मसाज को कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे कोई ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि A, S और G इन सब की यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखी गई है। A की प्लेस वैल्यू होती है 1, S की होती है 19 और G की होती है 7। हमें यहाँ पे इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, देखिए M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13, A की होती है 1, S की 19, S की 19, A की होती है 1, G की होती है 7, E की होती है 5। अब हम देख लेते हैं 131, 19, 191 और 75 किस ऑप्शन में है। तो आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 131, 19, 19, 175। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अलमारी का और स्टोरेज का एक रिलेशन है, वही रिलेशन आपका चेयर का बताना है। देखिए जो अलमीरा होती है, अलमारी होती है, उसका कार्य क्या होता है? संग्रहण करना, चाहे वो कपड़ों का संग्रहण हो, चाहे किताबों का। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसका काम क्या होता है? स्टोर करना। उसी तरीके से कुर्सी का कार्य क्या है? कुर्सी का कार्य होता है बैठना, सिटिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो संगीतक वाद्यों ढोल, बांसुरी इनके बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके को दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, एक है संगीतक वाद्यों, एक है ढोल, एक है बांसुरी। इनके बीच का क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ढोल आप सब लोग जानते होंगे, देखा भी होगा, बांसुरी ये भी जानते होंगे। जो संगीतक वाद्य होते वो क्या होते? संगीतक वाद्यों के अंतर्गत सभी संगीत की चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि ढोल हो गया, बैंड बाजा हो गया, बांसुरी हो गई, ये सब कुछ आ जाएगा। तो संगीतक वाद्यों के लिए हम एक बड़ा सर्कल बनाते हैं। संगीतक वाद्यों के अंतर्गत म्यूज़िक की सारी चीज़ें आ जाएंगी, ढोल भी आ जाएंगी, बांसुरी भी आ जाएंगी। लेकिन ढोल और बांसुरी का आपस में कोई रिलेशन नहीं, ये अलग अलग है और ये दोनों क्या है? संगीतक वाद्य हैं। संगीतक मतलब म्यूज़िक के एक इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है और आपको इस सीरीज का अगला पद ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम इनके बीच का रिलेशन पता करेंगे, फिर एक पद का दूसरे पद से क्या रिलेशन है ये पता करेंगे। देखिए, यहाँ पर यदि मैं G7 और R18 लिखूँ तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। G की प्लेस वैल्यू होती है 7, R की प्लेस वैल्यू होती है 18। ठीक है, यहाँ पे सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। G की 7 होती है, R की 18 होती है। H की देखें तो H की भी प्लेस वैल्यू लिखी गई, H की 8 होती है, S की 19 होती है। फिर यहाँ पे ये 1 नहीं है, यहाँ पे ये I है, I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और T की होती है 20। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। अब हम एक समूह का दूसरे समूह के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। यदि हम G से +1 करें तो हम H आएंगे, H से +1 करेंगे तो I आएंगे, और I से +1 करेंगे तो कितना आएगा J, और J की प्लेस वैल्यू होती है 10। ठीक है, R से +1 करेंगे तो S आएगा, S से +1 करेंगे तो T आएगा, और T से +1 करेंगे तो U आएगा। U की प्लेस वैल्यू होती है 21। हमारा आंसर क्या निकल गया? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। दोस्तों आज की क्लास में मैं जो भी क्वेश्चंस लिए थे मैंने, वो काफ़ी इजी थे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। 5 सेकंड के अंदर आप बिल्कुल आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैंने आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस लिए थे ईजी ही लिए थे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सेकेंड लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस आपको एक बार क्या करना है, क्वेश्चन को सरसरी निगाहों से देखना है, और जो मैं आपको ट्रिक बताती जाती हूँ उसे आप ध्यान रखिए। और बहुत ही ईजी ट्रिक भी आते हैं, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जिसमें ज़्यादा टफ ट्रिक नहीं लगती, बहुत ही ईजी ट्रिक लगती है। ठीक है, तो इस तरीके की ईजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको मेरी आज की ये क्लास पसंद आई होगी। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।